नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की कविता द्रुत झरो निर्झर के ऊपर, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट 5 के अंतर्गत संकलित की गई है। इस कविता की हम व्याख्या करेंगे और साथ में इस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत की जो एक कविता है, आप देखेंगे कि बहुत ही छोटी सी कविता है, 2 पदबंधों में बटी हुई है। ठीक है, तो इस कविता की व्याख्या हम करें उसके पहले हमने सुमित्रानंदन पंत पर प्रथम रश्मि नाम से उनकी कविता की व्याख्या की थी और उसमें पंत से रिलेटेड जो भी तथ्यात्मक जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए उनके बारे में बताई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द्रुत झरो जो कविता है, इसका प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ था और ये ऐसी कविता है कि कई काव्य संकलनों में संकलित की गई है, जिसमें युगांत 1936 में इसका संकलन किया गया, पल्लवनी में किया गया, रश्मिबंध नाम से खुद संपादन किया था सुमित्रानंदन पंत ने, उसमें भी इसको रखा गया है। और जहां से मैंने लिया है, ये रश्मिबंध नाम की पुस्तक है पंत की, वहीं से इस कविता को हमने उठाया हुआ है और इसको मैं टेलीग्राम चैनल में डाल भी दूंगा। इस कविता की विषय वस्तु को अगर हम ध्यान में रखें तो इसमें पुरानी परंपरा में सुधार करते हुए नई परंपरा की ओर बढ़ने का आग्रह किया गया है। और आप ध्यान रखिए कि यह वह दौर है जिस समय छायावाद अपने अंत की ओर था, इसीलिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था युगांत। और कहा जाता है कि यहाँ से प्रगतिवाद की धीरे धीरे शुरुआत मानी जा सकती है। और यही नहीं, आप देखेंगे गद्य साहित्य में भी प्रेमचंद जैसे कथाकार इस प्रगतिवाद यानी प्रगतिशील को अपने रचना कर्म में प्रयोग कर रहे थे। और इसी कारण आप देखेंगे कि सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी हो गई थी। तो यानी ये सुमित्रानंदन पंत, जिन्होंने अपनी शुरुआत 1919 में प्रथम रश्मि नाम से कविता से की, और ये कविता विशुद्ध तरीके से छायावादी कविता थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि द्रुत झरो तक आते आते सुमित्रानंदन पंत एक प्रगतिवादी कवि के तौर पर दिखाई पड़ने लगे। और जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि सुमित्रानंदन पंत पर अलग अलग वैचारिक प्रभाव पड़े हैं। कार्ल मार्क्स का प्रभाव पड़ा, गांधी जी का प्रभाव पड़ा, अरविंद जी का प्रभाव पड़ा, जितने भी समकालीन कुछ समाज सुधारक थे, स्वाधीनता आंदोलन का भी इनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। तो पंत एक ऐसे छायावादी कवि हैं जिनके ऊपर अलग अलग समय में अलग अलग विचारधाराओं का प्रभाव रहा है और यहीं से सवाल बनते हैं। और ये जो आप कविता देख रहे हैं, देखने में बहुत छोटी कविता है, लेकिन यहाँ से सवाल बनने के पूरे चांस हैं, क्योंकि लंबी कविता परिवर्तन भी है, हम आगे पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उस परिवर्तन कविता के पहले जो सुमित्रा नंदन पंत में परिवर्तन हुआ है उसे भी हमें समझना चाहिए। जहां पहली कविता प्रथम रश्मि में सुमित्रानंदन पंत ने चिड़िया को केंद्र में रखते हुए बाल मनोविज्ञान के हिसाब से कविता लिखी, लेकिन यहाँ पर एक परिपक्वता उनके नजर में आ रही है और इस कविता के केंद्र में है एक सूखा पुराना पत्ता, जो कि उस परंपरा का प्रतीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। सुमित्रानंदन पंत की भाषा को चित्र भाषा भी कहा जाता है और उन्होंने छायावाद, पुनर्मूल्यांकन और पल्लव इत्यादि में कई बार अपनी भाषा को स्वयं चित्र भाषा के रूप में कहा है। और यही नहीं, आपने परीक्षाओं की तैयारी करते हुए देखा होगा कि पंत जी की भाषा के संबंध में एक कोटेशन बार बार पूछा जाता है कि ये किसका कोटेशन है। आपको मेरा संकेत ध्यान में आने लगा होगा कि भाषा को ध्यान में रखते हुए पंत जी ने एक परिभाषा दी हुई है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अगर आप कमेंट्स करें तो अच्छा लगेगा। जब भी मैं होमवर्क देता हूं आप लोगों को तो कुछ ही बच्चे कमेंट करते हैं, सभी लोग कीजिए, ताकि इससे ये पता चले कि आप लोग बातों को गंभीरता से लेते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, उनको लगता है कि क्या फालतू में कमेंट करें, लेकिन करेंगे तो लगेगा कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए। चलते हैं, बात करते हैं इस कविता के ऊपर। आपको कविता का वो दौर याद रखना है 1934 से लेकर 1936-37 तक का जो दौर है, यानी कि जब कविता में थोड़ा सा बदलाव हो रहा था। कविता छायावाद से धीरे धीरे प्रगतिवाद की तरफ जा रही थी। न सिर्फ कविता जा रही थी बल्कि गद्य लेखन में भी चीजें मुड़ रही थी प्रगतिवाद की तरफ, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो या फिर नाटक हो। सुमित्रानंदन पंत लिखते हैं कि द्रुत झरो
जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण। द्रुत शब्द का अर्थ यहाँ पर तेजी से, ठीक है। झरो मतलब झड़ जाओ, यानी टूटकर गिर जाओ। जगत के जीर्ण पत्र, इस संसार के, जीर्ण मतलब कमजोर, पुराने पड़ चुके, पत्र मतलब पत्ता। हे इस संसार के पुराने पड़ चुके, सड़ गल चुके जीर्ण पत्ते, तुम जल्दी से झरो। हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हे ढीले पड़ चुके और ध्वस्त प्रतीत हो रहे, हे सूखे और जर्जर स्थिति में पहुंच चुके पत्ते, तुम जल्दी से झरो। यानी यहां पर प्रतीकात्मक तौर पर, इसीलिए देखिए छायावाद की कविता को इसीलिए नाम दिया गया छायावाद। कहा जा रहा है पत्तों के माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से, लेकिन इसकी छाया कहीं और पड़ रही है। सुमित्रानंदन पंत अपने पूर्ववर्ती पुरानी काव्य रूढ़ियों को लेकर, या फिर सामाजिक स्थितियों को लेकर, या फिर जो भी परंपराएं चली आ रही हैं, उनमें बदलाव चाहते हैं, उनमें नयापन चाहते हैं। आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि जो कुछ भी बाधक तत्व के रूप में है, अब उनको हमें खत्म करना चाहिए, उनको समाप्त करना चाहिए, उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, पत्ते के माध्यम से उस परंपरा की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, तुम अपने को कमजोर महसूस कर रहे हो, शुष्क महसूस कर रहे हो, सूखा महसूस कर रहे हो और ढीलापन महसूस कर रहे हो, और लग रहा है कि ध्वस्त भी हो जाओगे, तो क्यों न तुम तेजी से इस चीज का त्याग करो, अपने में कुछ सुधार लाओ। यानी कि नए की तरफ जाने का आग्रह है। लिखते हैं कि हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम वीतराग जड़ पूरा चीन। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम अचानक पुराने हुए हो, बल्कि तुमने एक लंबा वक्त लिया है। हिम ताप, हिम का मतलब जो बर्फ का समय यानी ठंडी का समय, ताप गर्मी का समय। हिम और ताप दोनों को झेलते हुए, दोनों को तुम अपने ऊपर महसूस करते हुए इस स्थिति में पहुंचे हो, तुम्हारे अंदर पीलापन आ गया है। और इसको देखते हुए मधुवात, मधुवात का मतलब है वसंत की जो हवा है, मधुवात, जो दो शब्द इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। वसंत की हवा है, वो भी आने से कतरा रही है, या फिर वो जब भी आएगी तुम्हारे अंदर एक भय महसूस होगा टूटने का। तुम वीतराग जड़ पुराचीन, अब तुम बीते युग के हो चुके हो, जो तुम्हारे अंदर जो नयापन था वो अब पीछे की बात हो गई है। अब तुम स्थिर हो गए हो और धीरे धीरे प्राचीन भी हो गए हो, पुराने हो गए हो। निष्प्राण विगत युग, मृत विहंग, जगनीड़ शब्द और श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। और पत्ते को संबोधित करते हुए लिखते हैं सुमित्रानंदन पंत कि अब तुम्हारे अंदर निष्प्राण, तुम निष्प्राण हो चुके हो, तुम बीते हुए युग की तरह हो चुके हो, तुम्हारा पास्ट आ चुका है। मृत विहंग, और तुम अब यहाँ पर लटके होने के बावजूद भी निर्जीव सा लग रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई इस तरीके की हलचल नहीं है जैसे पक्षियों में गतिशीलता होती है। विहंग मतलब यहाँ से पक्षियों की भी तुलना उन्होंने की है, जो आकाश में चलने वाले या उड़ने वाले पक्षी होते हैं। और कह रहे हैं कि जग नीड़ शब्द और श्वास ही, और ये जो तुम्हारा जग रूपी घोंसला है या फिर वास है, अब वो भी तुम्हारी ध्वनियों से और तुम्हारे ऐसा लग रहा है कि तुम निर्जीव से हो गए हो, तुम्हारे अंदर सांस नहीं चल रही है, तुम एकदम से शांत स्थिति में पहुंच गए हो। इसलिए च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन, और इसलिए तुम अपने उस आधार को छोड़कर, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पक्षी या फिर चिड़िया बिना पंखों के अस्त व्यस्त अपने को महसूस करता है, अपने अंदर कोई ऊर्जा का भाव महसूस नहीं करता है, उसी तरीके से तुम्हारी भी स्थिति हो गई है। इसलिए तुम झर कर इस अनंत में विलीन हो जाओ, मतलब अपने को समाप्त कर लो, क्योंकि तुम्हें आगे चलकर कुछ नया करना है, तुम एक नव जीवन की तरफ बढ़ो। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इस पदबंध में सुमित्रानंदन पंत ने प्राचीन परंपराओं में कुछ सुधार करते हुए नई परंपरा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और केंद्र में उन्होंने रखा है
उस सूखे पत्ते को। ठीक है, छाया आप देख रहे हैं कि कहां पर पड़ रही है, सीधे सीधे बात वो कर रहे हैं प्रकृति से, लेकिन उस प्रकृति का छाया हमारे समाज के ऊपर, हमारी परंपराओं के ऊपर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। आगे बात करते हैं, लिखते हैं दूसरा बिंब यहां पर जो प्रस्तुत कर रहे हैं कि कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। और जो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा सूख कर कंकाल की तरह स्थिति हो गई है और इस जग में तुम्हारी स्थिति एक कंकाल की तरह हो गई है, अब जरूरत है कि एक नए, जैसे नए खून के माध्यम से किसी में चमक चमक दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि अभी उसका पल्लवन हुआ है, उसमें नयापन आया हुआ है, उसमें अभी लालिमा है। उसी तरीके से अब तुम अपने कंकाल रूपी शरीर को या फिर स्थिति को छोड़कर इस नवल रुधिर पल्लव और लालिमा की तरफ बढ़ो, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। और कुछ स्थिति ऐसी हो कि तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा है, तुम जहां निर्जीव दिखाई पड़ रहे थे वहीं पर तुम सजीव दिखाई पड़ो, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा का संचार सा प्रतीत हो, मरमर से मुखरित, जैसे भौरे मरमरा गुंजारमान होते हैं, अपने मुखों के माध्यम से वो अपनी ध्वनियां निकालते हैं जो कि संगीतमय दिखाई पड़ती है, और ऐसे लगता है कि जीवन की मांसल हरियाली, यानी कि जीवन जो है वह हृष्ट है और हरिमा युक्त दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ हरियाली दिखाई पड़ रही, कुछ उस मतलब नएपन की तरफ यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत नए परंपरा की तरफ हम सभी को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे नव युग की प्याली। कहते हैं कि जैसे मंजरित यानी कि बसंत का मौसम आता है और आप देखेंगे कि आमों में बौर लगता है, ठीक है, और भी जो उस समय में बौर लगने वाले पेड़ हैं या फिर फूल हैं या पौधे हैं, सभी मंजरित हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने युवा अवस्था में आ गए हैं, उनके अंदर यौवना अवस्था आ गई है, और इसको देखकर जग का पिक मतवाली, और इस दृश्य को देखकर इस संसार का जो पिक है, कोयल है, वो क्या हो गई है, मतवाली हो गई है। ठीक है, ये पंक्ति आप देख रहे हैं, इसमें यमक अलंकार दिखाई पड़ रहा है। जग मतलब जागकर, और यहाँ पर जग शब्द का प्रयोग हुआ है संसार के लिए, ठीक है ना। तो हो सकता है कि परीक्षा में ये यहां से लाइन उठाकर सीधे सीधे पूछ ली जाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब खुशनुमा मौसम है, बसंत का मौसम है, चारों तरफ वृक्षों में बौर लग रहे हैं, उसको देखकर पिक यानी कोयल भी अपने को नहीं रोक पा रही है, और वो भी अपने निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, ठीक वैसे ही अपने अमर प्रेम को इस तरीके से प्रस्तुत कर रही है, इस ध्वनि में प्रस्तुत कर रही है, या जैसे कि कोई मदिरा पीकर मादक की स्थिति में पहुंच गया है और कह रहे हैं कि भर दे फिर नव युग की प्याली, और कह रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं कि फिर से नव युग की प्याली, यानी मदिरा यहाँ शब्द आया हुआ है तो उसी के लिए प्याली शब्द का प्रयोग करना पड़ा है कवि को। तो नव युग का आवाहन कर रहे हैं और पुराने का परित्याग करने की एक तरीके से चेष्टा कर रहे हैं, या फिर उसके लिए भी आह्वान कर रहे हैं। पुराने को हमेशा यूं ही नहीं त्यागा जा सकता, उसको सुधार करते हुए इसमें नएपन की आकांक्षा या फिर कामना की जा सकती है। तो देख रहे हैं आपकी यहाँ पर द्रुत झरो पत्र के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत ने न सिर्फ पत्ते की स्थिति की चर्चा यहाँ पर की है, बल्कि उस पत्ते को परंपरा के रूप में देखते हुए उसका पूरा मूल्यांकन किया है, और नई परंपरा, नई दृष्टि, नए विचार की ओर हम सभी को ले जाने का भी प्रयास किया है। और देख रहे हैं आपके ये कविता सन 1934 ईस्वी में यहाँ पर लिखी गई। अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न है कि पंत की द्रुत झरो कविता का रचना काल, यानी कविता कब लिखी गई है। यहाँ पर प्रकाशन वर्ष भी अगर लिख दिया जाए तो गलत नहीं होगा। ऑप्शन दिया गया 1932, 1934, 1936, 1942।
तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, 1934 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि पंत की द्रुत झरो कविता उनके किस संकलन में संकलित है? युगांत, पल्लविनी, रश्मिबंध, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या। तो कुछ रचनाओं का नाम यहाँ पर दिया गया और एक ऐसा विकल्प है जो कि सबसे बड़ा विकल्प आप देख रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में ये नीचे के विकल्प न रहे, इन्हीं तीनों विकल्पों में से पूछ जाए कि एक है, दो है, तीन है, कूट पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं। तो देखिए इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। इस कविता का, ये ऐसी कविता मुझे दिखाई पड़ी है कि इन तीनों में इसका संकलन किया गया है समय समय के अनुसार, तो आपको ध्यान रखना विशेष तौर पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पंत की द्रुत झरो में जीर्ण पत्र किसका प्रतीक है? सड़ी गली परंपराओं का है, विध्वंस का है, नवजीवन का है या फिर नियति का है? तो इसका जो सही जवाब है, शुरुआत में ही व्याख्या के दौरान बताया गया कि सड़ी गली परंपरा यानी पुरानी परंपरा का प्रतीक है जीर्ण पत्र। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पंत ने द्रुत झरो में जीर्ण पत्र के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया है? विशेषण का प्रयोग यहाँ पर आप देखेंगे कि पंत ने अपनी कविताओं में अलग अलग इस जीर्ण पत्र के लिए किया है, ठीक वैसे ही जैसे प्रथम रश्मि में चिड़िया के लिए किया था। कई नाम चिड़िया का दिया गया था, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जीर्ण पत्र के लिए भी उन्होंने किया। सरस्त ध्वस्त, शुष्क शीर्ण, विगत युद्ध, इन तीनों बातों को उन्होंने कहा है। इसलिए आगामी परीक्षा में बिल्कुल इसको आप अपने दिमाग में रख कर चलिए। सही जवाब है ऑप्शन ए। नवल रुधिर के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसका जिक्र जब वो वसंत और या फिर नई परंपरा की तरफ जाने के लिए करते हैं तब इसका प्रयोग उन्होंने किया है, ठीक है ना। पत्ते के लिए तीनों नीचे के जो विशेषण है वही प्रयोग हुए हैं। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जग कर जग का पिक मतवाली निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे। फिर मान लीजिए पंक्ति नीचे आ जाती, फिर नवयुग की प्याली। अद्रुत झरो कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस अलंकार की हमने चर्चा भी की थी। ऑप्शन दिया गया उदाहरण अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। इसका जो सही जवाब यहाँ पर यमक अलंकार है। कारण है कि दो शब्द आए हुए हैं लेकिन इन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। एक का अर्थ है जागृत होना और दूसरे का अर्थ है जग या संसार से, ठीक है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ये सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है अगर नए पैटर्न के हिसाब से सवाल पूछा जाता है तो। और अगला प्रश्न है कि कंकाल जाल जग में फैले नवल रुधिर पल्लव लाली। द्रुत झरो कविता की इस पंक्ति का व्यंजित अर्थ क्या है? जगत में प्रेम और सद्भाव का विस्तार हो, जगत व्यर्थ परंपराओं का कंकाल बन गया, अतः ये परंपराएं ध्वस्त हो और नई परंपरा की शुरुआत हो ताकि प्रगति का पथ प्रशस्त हो। शुष्क जीर्ण पत्ते प्रकृति सौंदर्य को नष्ट करते हैं, और या फिर ये जगत क्या हो गया है? संवेदनाहीन हो गया है। तो इस कविता का जो व्यंजित अर्थ है जिसको कि हम निहितार्थ भी कह सकते हैं, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये छोटी सी कविता थी, इस कविता की हमने व्याख्या भी की। उम्मीद है कि व्याख्या समझ में आ गई होगी और इस पर आधारित जो भी संभावित प्रश्न है कहीं से भी आप पढ़ेंगे इसी तरीके के संभावित प्रश्न आपको दिखाई दे सकते हैं, और उम्मीद है कि इसमें से कुछ प्रश्न आ जाएं तो ये वीडियो लेक्चर सफल माना जाएगा। वैसे भी आपकी मानसिक दृष्टि के विकास में कुछ न कुछ योगदान जरूर दिया होगा। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।